सो गाइस वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दहेज प्रथा, जिसे हम डाउरी सिस्टम बोल देते हैं, डाउरी कस्टम बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में आपके पेपर में आता है, लॉन्ग में और शॉर्ट में। इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसका क्या समाधान है, ये सब चीज़ें आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती हैं दहेज प्रथा के बारे में। तो दहेज प्रथा के बारे में आपने बचपन में लिखे होंगे काफ़ी बड़े बड़े निबंध, ऐसे आपने लिखे होंगे डाउरी सिस्टम पर, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी। जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, जो भी आपके दिमाग में, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में इतना ज़्यादा तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। दहेज प्रथा आप नहीं जानते होंगे, आप जानते ही हैं। तो दहेज प्रथा क्या होती है? शादी के दौरान या शादी से पहले या शादी के बाद लड़की के द्वारा लड़के के घर वालों को या फिर लड़कों को जो दिया जाता है धन संपत्ति, उसे हम दहेज बोलते हैं, और इस प्रथा को हम दहेज प्रथा बोलते हैं। तो कोई भी धन संपत्ति जो लड़की के परिवार वालों के द्वारा लड़के के परिवार वालों को दी जाती है शादी से पहले या शादी के दौरान या शादी के बाद, वो दहेज कहलाता है। शादी के बाद भी अगर लड़की अपने घर से कूलर ला रही है, वो दहेज है। शादी के बाद भी अगर लड़की अपने घर से कुछ ला रही है, बैग ला रही है, वो भी दहेज है। हम संविधान इसके सिद्धांतों के अनुसार तो वो दहेज है। तो दहेज क्या है? दहेज के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में विवाह से पूर्व, विवाह के दौरान या विवाह के बाद वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली संपत्ति दहेज कहलाती है। तो दहेज के लिए शर्त क्या है, मतलब दहेज क्या है? विवाह से पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद वर पक्ष, लड़की वाला पक्ष लड़के वाले पक्ष को जब संपत्ति देता है, उसे हम दहेज कहते हैं। आज भारतीय समाज में विवाह के लिए दहेज प्रथा समाज में प्रचलित प्रमुख कुप्रथाओं में से एक है। अब देखो, जितने भी कुप्रथाएं हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी आज के लिए हम कह सकते हैं जो बड़े स्तर पर चल रही है। सरकारों ने बैन लगा दिया है, लेकिन इसको बंद नहीं कर पाई हैं। हमारी जो विधवा विवाह प्रथा थी वो शुरू हो गई है, अब विधवाओं को शादी होने लगी है। जो बाल विवाह थी वो रुक गया है। इसके अलावा लड़कियों की जो भ्रूण हत्या थी वो बंद हो गई है। गर्भ में लड़कियों की जांच कर लेते थे हम, हत्या उनकी कर देते थे, वो जांच भी अब बंद हो गई है। तो हर चीज़ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जो हमारे नियम कानून है मिला रही है। लेकिन दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है, इसके लिए कानून वगैरह आए हुए हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं हो पाया है। कोशिश कर ली, थोड़ा कम किया, थोड़ा भी कम नहीं कर पाया हम इसे। ये तो बढ़ती जा रही है, मतलब खतरनाक तरीके से। ये एक ऐसी प्रथा है, लड़की वाले मतलब जानबूझ के दहेज देते हैं, लड़के वाले भी, खैर कहना किसी का, लड़के वालों को तो क्या इकाई में तो लेने के लिए खड़े ही रहते हैं हमेशा। सभी की बात नहीं है, ज़्यादातर समाज में, लेकिन आजकल लोगों की सोच बदल रही है। काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं जो ये कहते हैं कि हमें दहेज नहीं लेना। वो बात दूसरी है कि वे दहेज नहीं लेते, फिर लड़की शादी के बाद डाइवोर्स के नाम पर उनकी आधी संपत्ति ले जाती है, वो बात की बात है। लेकिन पहली बात यह है कि दहेज नहीं लेते आजकल काफ़ी सारे लड़के। मैं भी कहीं को जानता हूँ जिन्होंने अपनी शादी के दौरान दहेज नहीं लिया। तो दहेज क्या है? शादी के दौरान, जैसे उससे पहले, उसके बाद लड़की उसके घर वालों के द्वारा लड़कों को दी जाने वाली संपत्ति है। तो आजकल बहुत सारी हमारे समाज में कुप्रथाएं व्याप्त हैं, ये उनमें से एक है और प्रमुख रूप से फैली हुई है। ये दहेज प्रथा आज की नहीं है, प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन काल में बालिका के विवाह के समय, देखो प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का टाइम पीरियड था। राजा महाराजा पैसे वाले लोग हुआ करते थे। तब में क्या करते थे, जब उनकी लड़की की शादी है तो वे अच्छे से खाना देंगे, सबको खाना देंगे। में जो हमारा गांव है या राजा महाराजा का, ये जो धनी लोग हैं, उनके क्षेत्र में जो भी लोग पढ़ते हैं, तो वे सबको खाना सबका किया करते थे, चाहे उन्हें भी जानते हो चाहे वे नहीं जानते हो। जैसे कोई धनी है, धनाढ़ परिवार है, कोई अंबानी टाइप में परिवार था पहले टाइम पे, या राजा महाराजाओं का परिवार था, वे क्या करते थे, उनका जो क्षेत्र है वे सभी के लिए दावत करते थे, उन्हें भी जानते हो चाहे न जानते हो। और एक चीज़ तो ये करते थे, दूसरी ये करते थे, जो उनके घर पे उनके लड़के वाले उनके घर पे आ रहे हैं, उनमें पैसे वाले हैं, तो वे उपहार के रूप में, आप हमारे घर पे आए हैं, हमारे मेहमान हैं, उनको धन संपत्ति जो भी उन्हें अच्छा लगता था, मैं उन्हें उपहार के रूप में देते थे जब वे जाते थे। तो ये एक सामान्य सी प्रथा थी जो पहले चल रही थी। तो धीरे धीरे इस प्रथा ने हमारे दहेज प्रथा का रूप ले लिया। अब क्या हो रहा है, शादी हो रही है किसी गरीब परिवार में, लेकिन वो सबको खाना खिलाएगा, क्योंकि वो पहले देखता था कि अमीर लोग खाना खिलाते थे, वो प्रथा बदल गई है। सबको खाना खिलाएगा वो, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, चाहे वो जोड़ जोड़ के खिलाए। अपनी पूरी जीवन संपत्ति लगा देते हैं हमारे माता पिता शादी में,
ताकि हम गरीब बने रहें, मतलब हम मिडिल क्लास ही बने रहें। हमारी ये सोच नहीं सुधरती, क्यों इतना सबको खाना खिलाएं, अपने गेस्ट वगैरह आए, सगे संबंधी जो हैं वे सब आपस में मिलकर शादी कर सकते हैं, सबको क्यों खाना खिलाना है, नाम ही तो रखना है सबको। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ यही है, मैं उसे जो परिवार पैसे वाले लोग होते थे, राजा महाराजा में उपहार के रूप में उनके घर पे मेहमान आए हुए उन्हें संपत्ति दिया करते थे, कुछ उपहार दिया करते थे। तो वो उपहार अब उस जबरदस्ती में बदल गया है कि आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपकी लड़की से शादी नहीं करेंगे, या आपकी लड़की को अच्छा पति नहीं मिलेगा, आप पैसा नहीं देंगे तो, या फिर हम उसे परेशान करेंगे। ये भी तो है, पैसा नहीं आप देंगे, शादी तो हम कर लेंगे लेकिन बाद में परेशान करेंगे। प्राचीन काल में बालिका के विवाह के समय धनी परिवारों द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा वर को अपनी इच्छा से भेंट के रूप में कुछ संपत्ति वगैरह दे दी जाती थी। इस प्रथा ने कालांतर में एक कुप्रथा का रूप ले लिया जिसे हम दहेज प्रथा कहते हैं, और ये पूरे समाज में फैल गए। दहेज प्रथा के कारण बालिकाओं को आर्थिक बोझ समझा जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को पैदा होने पर उन्हें मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, या फिर उन्हें मारने की कल्पना तो की जाती है। बालिका के उत्पन्न होने पर घर में मातम का माहौल छा जाता है, और समाज के लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे घर में बेटी पैदा नहीं हुई है बल्कि कोई विपत्ति आ गई है। इस प्रकार की प्रथाओं के कारण ही बेटियों के साथ समाज ने कई बंधन जोड़ दिए, कई कुरीतियाँ जोड़ दी हैं, जैसे कि वे माता पिता के लिए चिंता का विषय हो जाती है, घर से बाहर नहीं जा सकती वगैरह वगैरह। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम लड़कियों के साथ जोड़ देते हैं। इसी वजह से हम परेशान हो जाते हैं कि बेटी पैदा हो गई, अब दहेज देना पड़ेगा। माता पिता अपने जीवन भर की कमाई जोड़ जोड़ कर दहेज देते हैं, फिर भी किसी न किसी मांग के कारण बेटियां हमारे ससुराल में सताई जाती हैं, और कभी कभी दहेज की आग की लपटों में भी उन्हें भेंट चढ़ा दिया जाता है। सामान्यतः हमें समाज में किसी विवाह के संबंध में इस प्रकार की, देखो ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पर शादी हो रही है तो जनरली दो बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी कि भाई कैसी बहू आई है उसके, क्या उसकी जो पत्नी आई है वो कैसे है। दो बातें मिलेंगी। लड़की के बारे में हम क्या कहेंगे, भाई कैसी बहू आई है, मतलब सुंदर आई है, कैसी आई है, छोटी हाइट है, बड़ी हाइट है। लड़की के बारे में ये बात कहेंगे हम, शादी हुई है किसी की, सब लोग जनरली सुनने को आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, कैसी बहू आई है, अच्छी आई है, सुंदर आई है, नहीं आई है। लड़के के बारे में क्या मिलेगा, क्या मिला है, लड़के को ये नहीं कहते कैसा पति आया है, ऐसा कभी नहीं बोलते, या कैसा वर आया है, कैसा दूल्हा आया है, कभी नहीं बोलते। ये बोलते हैं लड़के को क्या मिला है, गाड़ी मिली है, बाइक मिली है, पैसा मिला है, क्या मिला है। लड़की को क्या बोलते हैं, कैसी बहू आई है। तो ये हमारी विचारधारा दहेज प्रथा को ही दर्शाती है, क्योंकि हम जब भी शादी की बात आती है हमारे दिमाग में यही बात आती है, लड़के को क्या मिला है, मतलब दहेज जरूर मिलना चाहिए, नहीं मिला तो शादी अधूरी है। सामान्यतः हमें विवाह के संबंध में दो बातें सुनने को मिल जाती हैं। लड़की के विषय में हम ये कहते हैं कि उसकी कैसी पत्नी मिली है, उसे सुंदरता के बारे में। लड़के के विषय में हम कहते हैं उसे क्या मिला है, दहेज के बारे में। इस प्रकार की जो कुप्रथा है उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति नहीं होकर पूरा समाज होता है हमारा। शादी की चकाचौंध, मैंने अपनी बेटी की कैसे शादी की, मैंने अपनी बेटी की शादी में ये दिया, या मुझे मेरे बेटे की शादी में उस बेटे को मेरे को ये मिला, इस प्रकार की जो चकाचौंध है। दहेज में गाड़ी देना या गाड़ी लेना सम्मान माना जाता है। तो ये सब की जो चकाचौंध है, ये सब हमारी दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है और दहेज लेने देने वालों के मनोबल को बढ़ाता है। ये जो दहेज प्रथा बढ़ रही है, इसे बढ़ाने में मात्र पुरुष ही योगदान नहीं देते, बल्कि महिलाएं भी, जो स्वयं किसी की बेटियां अग्रणी भूमिका निभाती हैं। ध्यान रखो, महिलाएं ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। दहेज नहीं मिला तो ससुरा, आम भाषा में हम कह देते हैं, जो ससुर होता है लड़की का, वो ज़्यादा उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन सासू माँ कह देती है पड़ोस में, तो वो ये लाई है बहू, ये उसकी बहू आई है, वो ये लाई है, खैर हमारी तो अच्छी थी जो भी लाई थी, लेकिन उसकी ये लाई है। तो ऐसी बात कह देती है जो बहू को चुभ जाती है। सीधा सीधा तो नहीं कहती, लेकिन हल्का सा कह देती है, वो तो ये लेकर आई है, इतना ही काफ़ी है, घर में झगड़ा हो जाता है इतने में। दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार ने बहुत सी योजनाएं और जागरूकता अभियान भी चलाई हैं और अब भी चला रही है। दहेज प्रथा को रोकने और ख़त्म करने के लिए एक अधिनियम भी लाया गया था, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961, जिसे हम दहेज निषेध अधिनियम 1961 कह देते हैं। 1961 में लाया गया था। इसके तहत क्या है, दहेज लेने देने पर, देखो ले भी रही हैं दे भी रही हैं, दोनों पर 5 साल की सजा है, 15,000 रुपये तक का जुर्माना है। फिर भी इस प्रकार की क्रियाओं में कोई कमी नहीं हो रही। ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन दहेज प्रथा में हमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब दहेज प्रथा के कारणों की बात कर लेते हैं। ये देखो सिंपल से कारण है जो हमने पहले, समाज जागरूक नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, शिक्षा नहीं मिली, कानून मजबूत नहीं है, कानून के लोग मजबूत नहीं है, जागरूकता नहीं फैला रहे में, हमारे जो NGO है हम उनकी सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हम इस सब्जेक्ट में शुरू से पढ़ते आ रही हैं, अब तक ये चीज़ें चल रही हैं।
लोग समाज में दिखावा करने के लिए, अपनी झूठी शान बनाने के लिए दहेज लेते हैं। दहेज व्यक्ति के लोभों का दुष्परिणाम है। हम लोभी हैं, दहेज लेते हैं। एक कारण ये भी होता है लोभी होना, मतलब लोभी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीडी होना, लालची होना। स्वयं को ऊंचा और अमीर दिखाने के लिए भी लोग दहेज लेते हैं और देते हैं। ध्यान रखना, देना हमेशा लेने के साथ रहेगा। मैंने अपनी बेटी की शादी में 2 गाड़ियां दी हैं, ऐसे थोड़ी तुम्हारी तरह शादी कर ली। इस तरह भी हम स्वयं को अमीर और ऊंचा दिखाते हैं। बेटियां खुश रहें इसलिए माता पिता बढ़ चढ़ कर दहेज देते हैं। योग्य वर मिले, ये मेन है, देखो ये तो मेन है। योग्य वर मिले इसीलिए माता पिता दहेज देते हैं कि हमारी लड़की को ऐसा पति चाहिए, इतनी सैलरी हो, इतना सुंदर हो, ऐसा ऐसा हो, घर उसका ऐसा हो, तभी हम शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो हम उसे दहेज भी देंगे। अगर हम दहेज नहीं देंगे तो वो दूसरी लड़की से शादी कर लेगा, क्योंकि हमारी लड़की तो इस योग्य नहीं है, दहेज देना पड़ेगा हमें। तो हम सुयोग्य वर लेते हैं, इस वजह से दहेज देते हैं। अगर हम दहेज न देना चाहें तो ऐसे कई सारे लड़के मिल जाएंगे जो कोई ठीक ठाक जॉब नहीं करते, जॉब हो सकता है भविष्य में उनकी लगे, भविष्य में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेते माता पिता। में हमेशा ये कहते हैं हमें तो योग्य वर चाहिए, चाहे हमें दहेज देना पड़े। ये मेन है, ये मेन पॉइंट है हमारा, हम दहेज क्यों देते हैं। ससुराल में लड़की की धाक रहे इसलिए भी दहेज दिया जाता है। ये बात भी सही है। जिन लोगों को दहेज नहीं मिलता, समाज मानता है कि उनके घर परिवार में कोई अवश्य खोट है, इसलिए सब बढ़ चढ़कर दहेज लेते हैं और देते हैं। देखो, जिन्होंने दहेज नहीं दिया, समाज ये मानता है वे गरीब हैं। जिन्होंने दहेज नहीं दिया और जिन्होंने दहेज नहीं लिया, दोबारा जैसे किसी लड़की की शादी हुई और उन्होंने दहेज नहीं दिया, तो दूसरी उनकी जो छोटी बहन है, जब उसकी शादी की बात आएगी तो ये कहेंगे कि इन्होंने अपनी बड़ी लड़की को कुछ नहीं दिया था, तो ये हमें भी कुछ नहीं देंगे, तो ये बात उठेगी। इस वजह से सब बढ़ चढ़कर दहेज लेते हैं और बढ़ चढ़कर दहेज देते हैं। दहेज न देने वालों के विषय में ये समझा जाता है वे गरीब हैं, वे अपनी बेटी की शादी में पैसा खर्चा नहीं करना चाहते। रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण, लैंगिक भेदभाव के कारण, लड़कियों की शिक्षा के कारण, समाज की उदासीनता के कारण, सरकार के द्वारा उचित कानून न होना, ये सिंपल सी बातें हैं। ये तो अब आप लिखने के योग्य हो ही गए होंगे, पूरा सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब दहेज प्रथा के दुष्परिणाम देख लेते हैं। दहेज प्रथा के क्या क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं, ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में दहेज प्रथा के क्या दुष्परिणाम है, लड़की है या दहेज है उसका। लैंगिक भेदभाव बढ़ना, जितनी ज़्यादा दहेज प्रथा होगी उतनी ज़्यादा लैंगिक भेदभाव बढ़ेंगे, क्योंकि लड़की पैसा दे रही है, लड़का पैसा ले रहा है, तो वो भेदभाव हो गया ना। समाज में रूढ़िवादी विचारधाराओं का बढ़ना, समाज में हमारी जो प्राचीन विचारधाराएं चली हुई है वे बढ़ेंगी। इससे लड़कियों को आर्थिक बोझ समझा जाना, माता पिता लड़कियों को बोझ समझेंगे क्योंकि उनकी शादी में पैसा मोटा खर्चा होगा। लड़कियों को माता पिता की जिम्मेदारी समझा जाना, अब लड़कियां जो होती है माता पिता की जिम्मेदारी है, उनके घर पैदा हुई है, शादी करना उनकी जिम्मेदारी है, शादी में उनकी खर्चा करना माता पिता की जिम्मेदारी है, वे खुद कुछ नहीं कर सकती, ये विचारधारा बन जाती है। लड़कियों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता न मिल पाना, समाज द्वारा बालिकाओं को अभिशाप मानना, बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा करना, क्योंकि लड़कियों को तो दहेज, अब देखो शिक्षा की भी उपेक्षा होती है दहेज प्रथा के कारण ही। जो आपको पढ़े लिखे लोग हैं, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने उसमें, जो पढ़े लिखे अच्छे सभ्य लोग हैं वे भी ये कहते हैं कि क्या करोगे आप अपनी लड़की को पढ़ाकर या अपनी लड़की को बीएड कराकर, शादी में अच्छे लड़का की जब आप बात करेंगे तो वो सीधा पैसे की बात करेंगे। आपकी ने कुछ भी किया हुआ हो, हमें तो ये गाड़ी चाहिए, चाहे आपकी बीए पास हो, तो ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी। तो बालिका शिक्षा की उपेक्षा भी होने लगती है कि शिक्षा से कुछ नहीं होगा, पैसे इकट्ठा करो, दहेज में दे देंगे हम। घरेलू हिंसा बढ़ेगी इससे, क्योंकि दहेज कम लाएगी तो मार पिटाई इसकी घर वाले करेंगे, ससुराल वाले। सामाजिक कुप्रथाओं, ये जो सामाजिक कुप्रथाएं चल रही हैं समाप्त नहीं होंगी। लिंग का अनुपात असंतुलित रहेगा, क्योंकि हम लड़कियों को पसंद नहीं करेंगे और उनको कन्या शिशु हत्या वगैरह करेंगे, तो लिंग अनुपात कम रहेगा हमारा, मतलब लिंग के अनुपात के मध्य जो गैप है वो ज़्यादा रहेगा। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या जैसे मामलों में बढ़ोतरी होना, दुल्हन की आहुति जैसे मामलों में बढ़ोतरी होना, मतलब दहेज की आग की लपटों में दुल्हन झुलस जाती है, दुल्हन की आहुति। स्त्रियों की प्रतिभा का उपयोग न हो पाना, जो लड़कियों की प्रतिभा होती है वो हमारे सामने आती है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाती हम। बिना दहेज के सुयोग्य वर न मिल पाना, ये सब हमारे दुष्परिणाम होते हैं जो दहेज प्रथा के कारण हमारे सामने आते हैं। अब दहेज प्रथा की समाप्ति हेतु उपायों की बात कर लेते हैं। पूर्ण रूप से दहेज लेने और देने पर रोक लगनी चाहिए। दहेज लेगा और दहेज देगा, कोई भी ऐसे काम करेगा, अच्छी सजा की उस पर प्रावधान होना चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए। लोगों को दहेज न लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए जो हमारी गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओ, उनकी भी सहायता लेनी चाहिए।
शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जो हमारे सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवादिता जैसी बुराइयां, इन्हें समाप्त करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो वयस्क व्यक्ति हैं 18+ हैं उन्हें भी हम शिक्षा देनी चाहिए। जो हमारे माता पिता अनपढ़ रह गए हैं उनकी भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो शिक्षा के किस क्षेत्र में आता है? वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा में हम माता पिता जो हमारे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा देते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा प्राथमिक क्षेत्र में आता है हमारे। दहेज लेने और दहेज देने वालों के लिए कठोर कानून होने चाहिए और उन्हें हीन भावना के साथ देखना चाहिए। जो दहेज दे रहा है और दहेज दे रहा है उसे छी भावना के साथ हमें देखना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पहल करनी चाहिए कि वे दहेज न तो लेंगे न देंगे। दहेज लेने वालों, जो लड़के दहेज नहीं लेते, उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के तथ्य पढ़ाए जाने चाहिए। तो ये आज का हमारा सब्जेक्ट था, आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पेड नोट्स बीएड के वहाँ पर मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।